जय बुंदेलखंड, आप गए हैं हम भारत के शासक। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो हमारे जिला ललितपुर की पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी ललितपुर एवं वर्तमान प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश याराम अहरवाल जी से हमारे सामने बैठी हुई हैं। आज हमारे दर्शकों को सबसे पहले जय बुंदेलखंड। तो हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं, जैसे कि 5वें चरण के यहाँ मतदान होने जा रहे हैं झांसी लोकसभा सीट। जैसे कि आज के वोटरों के लिए, युवा वोटर, बुजुर्ग वोटर और आज के सभी मतदाताओं के लिए आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अरविंद मोहारा जी और आपके चैनल को, आपके स्टूडियो को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छे सवाल से शुरुआत आपने की है कि लोकतंत्र का महापर्व आगामी 20 तारीख को आ रहा है, वोटिंग है 20 तारीख को। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आज के जो आपका ये इंटरव्यू कार्यक्रम है, इसके माध्यम से आपके दर्शकों को बधाई देते हैं, आपके चैनल को बधाई देते हैं और बुंदेलखंड की माटी को नमन करते हैं। देखिए, जहां तक चुनाव की बात है तो इस देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव है और चाहे 18 साल का फर्स्ट वोटर हो और चाहे 70, 75, 80 साल के हमारे बुजुर्ग वोटर हो, वोट की ताकत को बहुत तेजी से, जिस हिसाब से युवाओं को समझना चाहिए और जिस हिसाब से देश की जो बहुत बड़ी संख्या में आवाम है जो वोट की ताकत से अछूती है, उस ताकत को समझना चाहिए। उसके लिए बृहद रूप से वोट के जो फायदे हैं, जो लोकतंत्र, जो प्रजातंत्र है, उसमें वोट के माध्यम से हम हुकूमत को चुनते हैं, तो वो हुकूमत कैसी होना चाहिए? एक जवाबदेह हुकूमत होनी चाहिए। और जब हम अपना वोट देकर के जिस शासक को चुनते हैं, जिस हुक्मरान को चुनते हैं, उस हुक्मरान से 5 साल तक हमें जवाब देने की जरूरत है, उससे सवाल पूछने की जरूरत है। इस हेतु जनता जरूर अवेयर हो, जरूर जागरूक हो और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से इस समय एक, अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात करें तो सोशल मीडिया का बोलबाला है, इस समय मोबाइल का बोलबाला है और तमाम नौजवान युवा इसके लिए जो जागरूक हो रहे हैं। लेकिन इस समय वर्तमान में जो चुनाव का परसेंटेज देखें तो उससे भी एक चिंताजनक आंकड़ा निकल के आता है कि कभी 57%, कभी 60%, कभी 65%। कहने का मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी भी लोकतंत्र को समझ नहीं पाए हैं, लोकतंत्र के मूल्यों को समझ नहीं पाए हैं, प्रजातंत्र की मूल भावना को नहीं समझ पाए हैं। ये चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं भारत की जो आज की ये स्थिति है, भारत की जो आज गरीबी है, शोषण है, लाचारी है, तमाम लोग 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं, उसका ये भी बहुत बड़ा कारण है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया विचार। तो वही सवाल भी हम करना चाहते हैं, जैसे कि आज के जो मतदाता हैं उन्हें अपने वोट का किस तरह से उपयोग करना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल आपके पास है कि वोट का, देखिए पहले तो वोट की ताकत को हमें समझना चाहिए। सबसे पहले जब इस देश में वोट इस देश के आवाम को, इस देश की जनता को दिया जा रहा था तो उसके कुछ मायने हुआ करते थे। उसके मायने थे कि वोट जब व्यक्ति देगा तो वोट के साथ साथ उसको ये नॉलेज होनी चाहिए कि हम किसको चुन रहे हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की बात करें, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में बहुत मेहनत करके, मशक्कत करके इस देश के गरीब, वंचित, शोषित
व्यक्तियों के लिए प्रजातंत्र में एक ये व्यवस्था दी कि आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी लोकतंत्र में समान है, बराबर है। तो इस चीज को समझना चाहिए बखूबी कि आज बड़े से बड़ा राजा महाराजा या यूं कहें कि देश के प्रधानमंत्री भी वोट डालेंगे तो उनका भी एक गिना जाएगा, और इस देश का गरीब गांव किसान का बेटा भी एक वोट डालेगा तो वो भी एक गिना जाएगा। तो ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बहुत बड़ा आदमी और एक छोटा आदमी, ये समानता राजनीतिक समानता है। लेकिन बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को कहा था कि हमने केवल संविधान के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से राजनीतिक समानता दे पाई, एक व्यक्ति एक वोट, उसकी एक कीमत हो पाई, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में गैर बराबरी अभी बनी हुई है। खैर, आपका सवाल था वोट को लेकर के, तो वोट का जो मुद्दा है मैंने पहले ही बता दिया था, पहले सवाल के जवाब में आपको बताया था कि वर्तमान जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं, जो वोटिंग परसेंटेज है, वो बहुत ही चिंताजनक है। बताते हैं लोग कि मौसम खराब है, धूप पड़ रही है, तो मौसम तो हर बार खराब होगा, कभी बारिश होगी, कभी सर्दी होगी, कभी तो इस वजह से तीनों ऋतुओं में मौसम खराब, वोट के वैल्यू को समझना चाहिए। और एक चीज और जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर कि वोट की वैल्यू उन लोगों को ज्यादा समझने की जरूरत है जिन लोगों को हजारों साल से दबाया गया है, पिछाड़ा गया है, कुचला गया है, वंचित रखा गया है, मुख्य धारा से वंचित रखा गया है। आज एजुकेशन से, आज सामाजिक सम्मान से उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो वो केवल वोट और प्रजातंत्र की बदौलत मिला है। जी, सही बात। जैसे कि आज के समय में कुछ मतदाता ये सोचते हैं कि हमें वोट डालने नहीं जाना है, तो इस पर आपकी क्या राय है कि आज के जो मतदाता इस प्रकार की सोच जो बना रखी है, ये सही है या तो गलत है? देखिए अरविंद जी, ये तीनों सवाल आपके जो तीनों सवाल किए आपने, तीनों सवाल एक दूसरे का पूरक हैं और एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। इस जवाब के समक्ष में हम यही कहेंगे कि आज जो लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, उन्हें लोग जागरूक करके वोट नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें बेवकूफ बना करके वोट लेना चाहते हैं, उन्हें पर्दे में रख करके वोट लेना चाहते हैं। उन्हें अब जैसे एक व्यंग चलता है, हमारे जो बुंदेली के जाने माने कलाकार, हमारे प्रिय मित्र श्री राजपाल यादव जी हमारे बगल में बैठे हैं, बहुत साहित्यिक और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। तो वो एक व्यंग कहते हैं कि भाई मोस्टली जो चुनाव होता है वो 2 चरणों में होता है। पहले शुरुआत जब तक वोट नहीं डलता है, जब तक नेता वोटर के चरणों में होता है, और फिर 5 साल तक वोटर नेता के चरणों में होता है। तो 2 चरणों में। बात जरूर व्यंग्यात्मक है, हास्यास्पद है, लेकिन इस बात में बहुत ही सच्चाई छुपी हुई है वर्तमान सिनेरियो की, कि आज जो नेता हैं या आज जो वोट लेने वाले अभिकर्ता हैं, वो जनता का वोट केवल गुमराह करके लेना चाहते हैं। कोई इस वोट की कीमत 5 किलो राशन समझता है, कोई इस वोट की कीमत सम्मान निधि समझता है, कोई इस वोट की कीमत एमएसपी का दाम बढ़ाना समझता है। मतलब अपने अपने हिसाब से राय बना ली है वोटर ने, और इस वोट के मायने बहुत बड़े हैं। इस वोट के मायने, ये बाबा साहब ने कहा था कि अब इस देश में किसी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब पेटी से राजा पैदा होगा। तो जिसकी पेटी में ज्यादा वोट होंगे उसका राजा होगा। तो इतना बड़ा काम हो रहा है देश में कि देश में कानून बनाने और कानून का पालन कराने वाला जनता के वोट से चुना जा रहा है। तो इस समय युवाओं को और जो वोट लेने वाले लोग हैं, उनको ये महती जिम्मेवारी है कि उन्हें जनता को वोट के लिए जागरूक करना चाहिए। उसकी खैर कमी है, और अभी वोटिंग परसेंटेज में आपको समझ में आएगा कि वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से कम गई। जो 2019 का आम चुनाव हुआ था, उसमें वोटिंग परसेंट और इसके वोटिंग परसेंट में तुलनात्मक देखें तो आज के वोटिंग परसेंटेज में जो 24 का हो रहा है, उसमें अभी 4 चरणों के चुनाव संपन्न हुए, तो उसमें काफी कमी देखी गई है। तो कहीं ना कहीं देखो वोटर जागरूक नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे जैसे कि आज के वोटर के लिए, आज के मतदाताओं के लिए जागरूक होना चाहिए कि हमें अपना वोट किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, ना ही किसी दबाव में या किसी प्रलोभन में।
वोट के लिए स्वदाई डालना चाहिए कि हमें उसका प्रयोग हमारे भविष्य के लिए करना चाहिए। देखिए वोट तो बार बार वही बात आ रही है, हाँ। वोट की बात आ रही है और आपके सवाल भी उसी को लेकर के, खैर स्वाभाविक है कि उसी का मामला चल रहा है, आज 16 है और हमारे झांसी ललितपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में जो है 20 तारीख को पोलिंग है, 20 तारीख को वोट है। तो जाहिर सी बात है आपके जहन में यही सवाल गूंज रहा है और ये चिंता भी है, देखने को मिल रही है कि वोट को लेकर के, वोट का आज खरीद फरोख्त होती है। मानवर कांसीराम साहब ने एक बात कही थी कि मनी मीडिया और माफिया ये वोट के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये वोट को लूटने का काम करते हैं। तो मानवर कांसीराम जी ने जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे हैं और संस्थापक बहुजन समाज पार्टी के पहले भी 20 सालों तक सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से काम करते रहे। तो मानवर कांसीराम जी का यही एक मोटिव था कि आप वोटर को इतना जागरूक कर दें कि कोई नोट वोट को खरीद ना पाए। आज आप वोटर को, समाज को बिकने वाला नहीं, टिकने वाला समाज बना दें, और जब टिकने वाला समाज बना देंगे तो बेचने, खरीदने वाला खरीद ही नहीं पाएगा। मनी मीडिया और माफिया वोट को प्रभावित करने का काम करते हैं, वोट को लूटने का काम करते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में कर दूं कि मनी किसके पास है? गरीब जो 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा है, उसके पास क्या मनी है? उसके पास का पैसा है। तो इसी कमी का फायदा जो है माफिया लोग उठाते हैं और उनको पैसे का प्रलोभन दे करके उनसे वोट लेते हैं। तो जब आप वोट को खरीद लेंगे तो फिर जागरूकता कहाँ रहेगी? वोट का कोई मोल नहीं रह गया। तो आज वोटों की खरीद फरोख्त बहुत बड़े चिंता का विषय है। दूसरा, और तमाम जो इलेक्शन कमीशन के, चाहे तारकुंडे कमीशन हो, चाहे आपका, और सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया है हमारे 1993 के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे टीएन शेषन साहब। तो टीएन शेषन साहब ने चुनाव आयोग की ताकत को देश के सामने समझाया, वहां से सुधार होना चालू हुए। तो काफी कुछ सुधार होना, उससे पहले तो कोई पोलिंग बूथ ही नहीं समझता था। पोलिंग बूथ पे पता चला एक व्यक्ति गया, उसने 20 लोगों के वोटों को डाल दिया और लोगों ने साहस डलवा दिया, बोले फलाने जा रहे वोट डाले आएंगे वोट। तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो निश्चित रूप से वोट की ताकत को धीरे धीरे हम समझ रहे हैं, ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, बहुत बड़े लेवल पे आज जो वोट डालते हैं लोग, वो वोट डाल करके भी उसकी कीमत नहीं समझते हैं कि इस वोट से हमारा क्या होना है या इस वोट से क्या। तो आज के जो वर्तमान दौर है, जैसा आपका सवाल है कि लोकतंत्र में वोट की इतनी बड़ी वैल्यू है, तो युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप वोट को समझें, वोट की ताकत को समझें। राजा बनाने की ताकत है, हुकूमत बनाने की ताकत है आपके वोट में। तो वोट और बेटी एक समान है। जैसे बेटी की हम इज्जत करते हैं, बेटी को देने से पहले, बेटी को ब्याहने से पहले उसके घर और बर और सब चीजों को देख परख के देते हैं, उसी प्रकार से हम वोट को दें कि वोट को किसके हाथों में दे रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि वोट दो-धारी तलवार है। अगर हम गलत आदमी को दे गए तो वो हमारा गला काट देगा, और अगर हम सही आदमी को दे गए तो फिर दुश्मन को गलत आदमी का गला काट देगा वो। तो यही हमारी जो है चाहत है कि वोट के लिए जागरूक हों लोग। और कांसीराम जी ने कहा था कि वोटों वाला जागेगा तो नोटों वाला भागेगा। यही ललितपुर गवाह है कि जो बहुत बड़े पैमाने पे पैसा खर्च किए, वो उन्हें हार देखनी पड़ी, और बामुश्किल थोड़े से संसाधनों में, थोड़े से पैसों में लोग विधानसभा गए। तो समझना चाहिए लोगों को कि अगर पैसे वाले अगर जनप्रतिनिधि बनते तो टाटा बिरला अंबानी तो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं हटते। कहने का मतलब यह है। जी, एक सवाल और पूछना चाहेंगे हम आपसे कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, अब तक इसकी सफलता को कैसे देखा जाता है? देखिए, अभी जो वर्तमान में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव है, तो पिछले जो चुनाव देखें आप, तो 1952 में देश में पहले चुनाव हुए थे। 1952 से लेकर के 1962 तक 10 साल आदरणीय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे देश की आजादी के बाद। मैं किसी आपके चैनल के माध्यम से किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। देश में जिस देश काल परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, अलग अलग बदलती रहती हैं। आज
आज जैसे यूपीआई का जमाना है, जी आज फंड ट्रांसफरेंस के लिए यूपीआई का टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर ये बात हम उस समय लागू करें कि भाई ये जो विकास इस समय हो रहा है, इस समय टेक्नोलॉजी हो रही है, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं किया, तो मेरे ख्याल से ये कहना गलत है और ये बेईमानी होगी। देश काल परिस्थितियां बदलती रहती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से विकास अपनी रफ्तार में होता ही होता है। सिर्फ रिसोर्सेस भारत में जितने हैं उसके हिसाब से विकास होता है, उसमें किसी का कोई आप ये समझ लें कि कोई किसी का एहसान नहीं होता है। ज्यादातर देश की जनता आपको टैक्स दे रही है, देश की जनता आपको अपनी गाड़ी कमाई का पैसा दे रही है, उसी के बदले आप योजनाएं दे रहे हैं। हुकूमत कोई किसी पे एहसान नहीं करती है। हाँ, ये बात जरूर है कि, और ये दिमाग से जब तक वोटर अपने दिमाग में रखे रहेगा कि हम मांगने वाले हैं इनसे, हम मांगने वाले हैं इनसे, आपको ये आना चाहिए, वोटर को ये समझना चाहिए कि हम सबसे बड़े हैं लोकतंत्र में, हम देने वाले हैं। जब हमने वोट को दिया तब जे जाके सत्ता में बैठ पाए, तो यानी कि हमसे लेकर के तो हम देने वाले हुए, हम बड़े हुए। और अगर ये जिम्मेवारी है इनकी, भारत देश के हर गांव गरीब किसान के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी है, इसे संविधान मजबूर करता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं वो, तो 5 साल बदलने का प्रावधान भी संविधान हमें देता है, वोटर को ताकत देता है। तो निश्चित रूप से जो 2024 का चुनाव है, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चुनाव है, बड़ा चुनाव है। और इस चुनाव में उम्मीद करते हैं कि वोटर देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए, महंगाई को ध्यान में रखते हुए, देश में हो रहे अन्य अत्याचार को ध्यान में रखते हुए, और भविष्य में वैज्ञानिकवादी सोच, तार्किकवादी सोच को ध्यान में रखते हुए जरूर वोट करेगा। आपके चैनल के माध्यम से यही हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में बुंदेली कलाकार और बुंदेली कवि भी हैं, हमारे बड़े भाई राजपाल यादव जी। तो मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारे इस लोकतंत्र में 5वें चरण के चुनाव होने जा रहे हैं, 20 तारीख को वोट भी डलना है, तो आपका मतदाताओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से? हमारा देखिए सिर्फ एक ही संदेश है कि 20 तारीख को सिर्फ पर्व के रूप में मनाए सभी लोग, चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माताएं हो, बहनों हो, जो भी वोटर हो 18 से 80 तक की, वो सभी घर से इस प्रकार से निकले जैसे आज हमारे घर कोई त्योहार हो, हम लोग त्योहार मनाने जा रहे हो, और अपने वोट का प्रयोग देश हित के लिए जरूर करें, ताकि देश में संदेश जाए कि वोटर हमारे ललितपुर के भी बहुत उत्साहित है वोट डालने के लिए, और जिससे हमारा लोकतंत्र भी मजबूत हो। पता चला कि ललितपुर की वोटिंग 40% हुई। तो ऐसा नहीं है, ये इस समय मई का महीना है, कोई काम भी नहीं है घर पे, सभी लोग फ्री हैं, और एक अपने अंदर एक ऊर्जा उत्साह लाइए कि आज हमारे मतलब जिले में एक त्योहार है, उस पर्व के रूप में मनाइए और जाइए वोट डालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर आप सभी से भी हमारा भी कहना यही है कि आप सभी 20 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में 100% मतदान करने के लिए जरूर जाएं। एक पर्व के रूप में इस महापर्व को मनाकर ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए अपील करें। सभी के लिए इस वोट की कीमत को समझाएं और वोट डालने के लिए उत्साहित करें। जय बुंदेलखंड, जय भारत।